नमस्कार दोस्तों। तो आगे देखो आप प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए मैंने आवश्यक सामग्री आपको बताई थी, जिसमें ना प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण जिसमें क्लोरोफिल द्वारा, प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होना और जल के अणुओं का H2O2 में विघटन हो जाना और CO2 का ग्लूकोज में परिवर्तन होना। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है? तो मैग्नीज तत्व तो आपको जैसे मैंने बता दिया। ठीक है, अब देखो आगे मैं आपको इसकी अभिक्रिया बता देता हूँ, कैसे इसमें अभिक्रिया होती है प्रकाश संश्लेषण की। ठीक है, देखो मेरे दोस्तों, देखो ये देखो CO2 मैंने लिया, ठीक है, और साथ में मैंने क्या लिया, अगर मैं O2 लूँ, चलो आपके सामने मैं O2 लेता हूँ, ठीक है, और मैंने C6H12O6 प्लस O2 प्लस H2O, या मैंने इसको H2O बना दिया। क्या ये अभिक्रिया सही है? देखें पहले तो ये देखते हैं। ठीक है, मैंने क्या लिया, देखो CO2 ले लिया और ऑक्सीकरण की उपस्थिति में, ठीक है, वायु उपस्थिति में CO2 और साथ में क्या लिया, ग्लूकोज। और यहाँ मैंने क्या लिया, प्रकाश ऊर्जा, क्या लिया, प्रकाश ऊर्जा, साथ में मैंने क्या लिया, क्लोरोफिल, क्या ले लिया, क्लोरोफिल, क्या लिया मैंने, क्लोरोफिल, और साथ में क्या ले लिया मैंने, मैग्नीशियम तत्व। कौन सा तत्व? मैग्नीशियम तत्व। 3 चीज़ें मैंने ले ली। ठीक है, क्लोरोफिल जो मैंने आपको बताया हरा रंग का वर्णक होता है। ये देखो CO2 और ये HO2 जब मैंने अभिक्रिया कर दी तो H2 और C6H12O6 और H2O जल का क्या हो जाता है, विघटन हो जाता है। या मैं कहता हूँ यहाँ पर H2O ले लो भाई, CO2 और जल ही होगा, साथ में O2 बाहर आ जाएगी। ठीक है, अब देखो जब CO2 और H2O का जब अभिक्रिया करेगी तो देखो ग्लूकोज, देखो ये क्या करेगा, इसको ग्लूकोज में विघटित कर देगा। ठीक है, देखो इसमें कार्बन कितने, 6, तो इसका कितने लगा दिए, 6। ठीक है, तो अब देखो इसमें कितने हो गए, इसमें कितने हो गए, इसमें 6। अगर मैं इसके आगे 6 लगाता हूँ तो कितने हो गए, 6 और 12, और इधर भी कितने हैं, 6 लगा देता हूँ, तो 6 और 6 12 और 6 18। 12 6 से 24 हो जाएंगे। इस आगे मैं 12 लगाऊँ। ठीक, एक बार आप रिएक्शन को छोड़ो 1 सेकेंड। ठीक है, तो मैंने बनाया कि आपको देखो CO2 का क्या हो गया, विघटन, CO2 का विघटन होने से क्या बन गया, ग्लूकोज। क्या बन गया आपके, ग्लूकोज। ठीक है, अभी मैं यहाँ पर आपको क्या कहते हैं, संतुलित करके बैठा था, आधा घंटा उसमें चला जाएगा। ठीक है, मैग्नीशियम तत्व, कौन सा तत्व पाया जाता है, मैग्नीशियम तत्व। ठीक है, ग्लूकोज का विघटन, साथ में क्या बना, जल और O2। ठीक है, H2O जल दिख रहा है, जल का यहाँ पर क्या हो जाएगा, विघटन, O2 H2O में विघटन हो जाएगा। ठीक है, हल्के जल कम बनता है लेकिन कम मात्रा में, लेकिन बनता जरूर है। ठीक है, मैग्नीशियम तत्व पाया जाता है। ठीक है, CO2 को H2O का जब विघटन किया तो जल के रूप में, ये होती है प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया। ठीक है, तो आपने देख ली प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया, है नहीं ज़्यादा मजे, आपको मैंने बता दी। ठीक है, इसके बाद देखो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो गई। प्रकाश संश्लेषण के बाद अपन प्रकाश संश्लेषण किस में होता है, तो पेड़ पौधों के अंदर होता है, पत्तियों के अंदर ही प्रक्रिया होती है। ठीक है, ये तो मैंने आपको अभिक्रिया बता दी। अब देखो आगे नेक्स्ट देखो, अब अपन पढ़ते हैं जीवों में पोषण। किस में पोषण पढ़ते हैं, जीवों में पोषण। किस में पढ़ेंगे, जीवों में पोषण। ठीक है, जीवों में पोषण कैसे होता है, छोटे मोटे इकोसिक जीवन के अंदर भी पोषण होता है, जैसे अमीबा है, यूग्लिना है, पैरामीशियम है। जबकि आपको बुक में एक दिखा है अमीबा। अमीबा के अंदर कैसे पोषण होता है, अमीबा अपने अंदर क्या करता है, ये अमीबा जैसे ये प्राणी है, अमीबा अपने अंदर ऐसा प्राणी है जो अपने आप में एक क्या कहते हैं, अमर जीव मान लो जिसको, जो अपना भोजन भी कर सकता है और कुछ भी कर सकता है, जो मरता नहीं है कभी, अमर जीव जिसको घोषित कर रखा है वो होता है। ठीक है, इसके अंदर कैसे, ये यहाँ से कटा तो यहाँ से कोई जीव अंदर गया जिसको ले लिया। ठीक है, तो अमीबा में एक प्रक्रिया होती है जो बाह्य पर्यावरण से भोजन का अंतःग्रहण करना, बाह्य पर्यावरण से कोशिका झिल्ली द्वारा। मैंने आपको कोशिका झिल्ली वाले चैप्टर में आपको 9 के अंदर पढ़ाया होगा, कोशिका झिल्ली द्वारा भोजन का अंतःग्रहण करना। क्या करना, अंतःग्रहण करना, यानी कि बाह्य पर्यावरण से कोशिका झिल्ली द्वारा भोजन का अंतःग्रहण करने की प्रक्रिया, अंतःग्रहण करने की क्या कहलाती है, प्रक्रिया। जो अंतःग्रहण करने की प्रक्रिया है ना, उसे क्या बोलते हैं, उस प्रक्रिया को बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। क्या बोलते हैं, एंडोसाइटोसिस। क्या बोलते हैं, एंडोसाइटोसिस।
ठीक है। वैसे ये अपना प्रोसेस कूट पाथ द्वारा भी कर सकता है, लेकिन एंडोसाइटिस प्रक्रिया द्वारा भी इसमें अंदर कूट पाथ होते हैं ऐसे, तो ये चीर करके अंदर डाल देता है और फिर बंद कर देता है, ठीक है। तो कूट पाथ द्वारा भी कर सकता है, ठीक है, कूट पाथ द्वारा भी भोजन कर सकता है, ठीक है। यानी अपना भोजन कूट पाथ द्वारा भी कर सकता है, ठीक है। और अपना भोजन प्रयाण की प्रक्रिया कौन सी, एंडोसाइटिस के द्वारा भी कर सकता है। यानी बाह्य प्रयाण से कोशिका झिल्ली द्वारा भोजन का अंतःग्रहण करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, एंडोसाइटिस। ये मोस्ट है एक कोशिका जीव जिसमें अमीबा है, यूग्लिन है, पैरामोसिल ऐसे जीव होता है, कोशिका झिल्ली द्वारा ये प्रोसेस किया जाता है, ठीक है। इनको छोटी छोटी कोशिका झिल्ली होती है इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने आपको यूकैरियोट और प्रोकैरियोट के अंदर बताया भी था कि, और ये भी बताया था जंतु कोशिका और पादप कोशिका के अंदर कि जंतु कोशिका के अंदर कोशिका भित्ति कोशिका झिल्ली पाई जाती है, जबकि कोशिका भित्ति किसके अंदर रह जाती है, सिर्फ पादप कोशिकाओं के अंदर, ठीक है। उसके बाद आपको मैंने बताया था कि जंतु कोशिका के अंदर जो कोशिका झिल्ली होती है वो किसकी बनी होती है, वसा व लिपिड्स की बनी होती है, जबकि इसके अंदर वो कोशिका बनी होती है, जो कोशिका भित्ति बनी होती है वो सेल्यूलोज, हेमिसेल्यूलोज और पैक्टिन की बनी होती है, ठीक है। ये बारे में आपको मैंने बात बताई थी और इसके बारे में मैंने डिस्कशन भी किया था। अब अपन देखो ऐसे बहुत सारे जीव हैं जिनके अंदर ये ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं, एंडोसाइटोसिस की प्रक्रिया, जैसे मैंने आपको नमी के अंदर आपको मैंने बताया था, ठीक है, ठीक है। और मैंने वापस आपको एंडोसाइटोसिस के बारे में बता दिया। अब अपन थोड़ा सा शुरू करते हैं मनुष्य में पाचन। अब अपन आते हैं मनुष्य के अंदर, तो टॉपिक का नाम है मानव में पाचन। किस में पाचन पढ़ेंगे, मानव में पाचन। किस में पढ़ेंगे, मानव में पाचन। तो मानव में पाचन के लिए सबसे पहले मैं आपको सीधा डायरेक्ट बता देता हूँ। सबसे पहले मनुष्य में जो पाचन स्टार्ट होता है, वैसे तो अपन भोजन का अंतःग्रहण मुख से करते हैं और भोजन का अंतःग्रहण के बाद पकड़ते कहाँ से, होठों से पकड़ते हैं और फिर चबाने का काम कुतने का काम दांतों से करते हैं। उसके बाद में मुख गुहा कौन आती है, मुख गुहा, जहाँ सबसे पहले भोजन का पाचन स्टार्ट होना शुरू करता है। लेकिन सबसे पहले आपको मैं इसके बारे में छोटा सा बैठा बता देता हूँ कि सबसे पहले अपन भोजन का अंतःग्रहण करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, अंतःग्रहण। क्या करते हैं, अंतःग्रहण। अंतःग्रहण करने के बाद अपन क्या करते हैं, भोजन का क्या शुरू होता है, पाचन शुरू होता है, ठीक है। उसके बाद अपन शुरू हो जाते हैं पाचन, और पाचन कहाँ पे शुरू होता है, मुख गुहा में। उसके बाद में भोजन का क्या हो जाता है, उसके बाद भोजन का क्या हो जाता है भाई, अंतःग्रहण, उसके बाद पाचन, फिर हो जाता अपना स्वांगीकरण, ठीक है। उसके बाद में क्या हो गया, स्वांगीकरण के बाद, तो स्वांगीकरण के बाद में हो गया भोजन का अवशोषण, अवशोषण, और अवशोषण के बाद में जो बच्चा कुचा वो बताता है बहिक्षेपण। बहिक्षेपण जिसको बोलते हैं मलोत्सर्जन। ये चीज़ पहले होती है, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज़ें पहले इसे ध्यान रखना। पहले भोजन का क्या हुआ, अंतःग्रहण, और अंतःग्रहण कहाँ से होता है, तो भोजन का मुख से अंतःग्रहण होता है, फिर पाचन होता है, फिर स्वांगीकरण हो जाता है, फिर अवशोषण और फिर बहिक्षेपण। स्वांगीकरण क्या होता है, तो जटिल कार्बनिक जो सरल कार्बनिक उनको पूरे जटिल में बदलना, और जटिल में बदल करके फिर क्या करेंगे, जटिल में पूरी प्रक्रिया बदल देगा। स्वांगीकरण कहते हैं किसे, तो पूछेगा स्वांगीकरण कैसे कहते हैं, तो स्वांगीकरण कहते हैं कि जटिल जो कार्बनिक पदार्थ है उन्हें सरल कार्बनिक पदार्थ में बदलना, उल्टा काम करता है। और ये सरल कार्बनिक पदार्थ है उनको जटिल में बदलता है, मतलब भारी भरकम बना देता है। फिर उनमें से जो खाद्य पदार्थ है जो अवशोषित कर लेता है, जो अच्छे होंगे वो अवशोषित कर लेंगे, और जाके बाकी जो खराब हो गए वो बहिक्षेपित हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, बाहर, या मलोत्सर्जक द्वारा क्या कर दिए जाएंगे, बाहर त्याग दिया जाएगा। सबसे पहले अंतःग्रहण, फिर पाचन, फिर स्वांगीकरण, फिर अवशोषण और फिर बहिक्षेपण। ये काम होता है मानव में भोजन का। सबसे पहले अंतःग्रहण, अंतःग्रहण भोजन का सबसे पहले कहाँ से होता है, तो भोजन का सबसे पहले जो अंतःग्रहण होता है तो मुख से होता है। कहाँ से होता है, मुख से, ठीक है। तो भोजन के पाचन के लिए सबसे पहले कौन सी चीज आती है काम, तो मुख। सबसे पहले कौन काम आता है, मुख। तो अपन आवश्यक अंग भी ले लेते हैं, ठीक है। आवश्यक अंग, आप सिर्फ आज अपन सिर्फ आवश्यक अंग के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला अंग आता है मुख, ठीक है। मुख के अलावा कौन सा पढ़ेंगे, दूसरा ले लें मुख गुहा। मुख गुहा के अंदर अपन पढ़ लेंगे जैसे दांत है, जीभ है, ठीक है, इनके बारे में। और लार ग्रंथि भी आएगी, वो तो ग्रंथि में आ गए, चलो लार ग्रंथि भी इसके अंदर आती है पर पढ़ लेंगे, ठीक है। तीसरा कौन सा हो गया, ग्रसनी, ठीक है। चौथा हो गया ग्रास नली, ठीक है। उसके बाद अपन पढ़ेंगे आमाशय, आमाशय के बाद पढ़ लेंगे छोटी आंत, छोटी आंत के बाद पढ़ेंगे बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन। क्या पढ़ेंगे,
बड़ी आंत, ठीक है। ये तो हो गया अपने अंग। अब आपको पूछे ग्रंथियां कौन कौन सी काम आती है, तो आवश्यक 3 ग्रंथियां काम आती है। कितनी? आवश्यक 3 ग्रंथियां, आवश्यक ग्रंथियां, 3 ग्रंथियां इसमें काम आती है। तो सबसे पहले कौन सी ग्रंथि आ गई, तो सबसे पहले अपनी कौन सी ग्रंथि आ गई, तो वो ग्रंथि है लार ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? लार ग्रंथि, सैलिवरी ग्लैंड। दूसरी कौन सी हो गई, तो दूसरी ग्रंथि हो गई यकृत ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि बोलते हैं? यकृत ग्रंथि। और तीसरी कौन सी हो गई, तो तीसरी पढ़ेंगे अपन अग्नाशय ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? अग्नाशय ग्रंथि। तो पाचन तंत्र के अंदर इतनी चीजें तो काम आनी ही आनी है। पहला कौन सा? मुख, मुख हुआ ग्रसनी, ग्रासनली, अम्मा से छोटी आंत, बड़ी आंत। इसके अलावा 3 आवश्यक ग्रंथियां कौन सी? लार ग्रंथि, यकृत ग्रंथि और अग्नाशय ग्रंथि। आवश्यक रूप से अंग कौन कौन से? मुख, मुख हुआ जिसके अंदर दांत और जीभ, इसके अंदर रहेंगे ग्रसनी, ग्रासनली, अम्मा से छोटी आंत, बड़ी आंत, सब, ठीक है। यहाँ से आवश्यक ग्रंथियां कौन सी? लार ग्रंथि, यकृत ग्रंथि और अग्नाशय ग्रंथि। सबसे पहले भोजन का अंतःग्रहण कहाँ से होगा, तो मुख से होगा। मुख में सबसे पहले भोजन को पकड़ने या कैचअप करने का काम कौन करता है, तो होठ करते हैं। तो होठों का काम क्या है, तो भोजन को पकड़ना, ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पूछा होठों का काम क्या है, तो मैं बता दूं भोजन को पकड़ना। आप पकड़ते से, तो भोजन को पकड़ने का काम कौन करते हैं, होठ। उसके बाद कौन आते हैं, मुख से। फिर कहाँ चले जाते हैं अपन, भोजन मुख गुहा के अंदर। कहाँ चले जाता है, मुख गुहा। मुख गुहा के अंदर भोजन का पाचन स्टार्ट होता है। उससे पहले हम थोड़ा सा किसके बारे में डिस्कशन कर लें, दांतों के बारे में, ठीक है। आज हम दांत और जीभ के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। ज़्यादा आपके सिलेबस में है नहीं, इसलिए मैंने आपको ज़्यादा डिटेल में बताया नहीं है, ठीक है। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं दांतों के बारे में। किसके बारे में, दांतों के बारे में। दांतों के प्रकार या दांतों की संरचना। दांतों की संरचना, ठीक है। दांतों की संरचना की बात करें तो सबसे पहले मैं दांतों की संरचना की बात करूं तो दांत होते हैं 4 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के, ठीक है। 4 प्रकार में सबसे पहला कौन सा है, तो है कर्तनक। दूसरा कौन सा है, रदनक, ठीक है। तीसरा कौन सा है, अग्रचर्णक। क्या नाम है, अग्रचर्णक। और नंबर 4 क्या है, तो है च्वर्णक, ठीक है। इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर, ठीक है। इंग्लिश में आप याद कर सकते हो, आपकी इच्छा हो तो हिंदी में याद करना चाहो तो हिंदी में भी याद कर लो। आपको हिंदी में याद करना है कर्तनक, रदनक, अग्रचर्णक और च्वर्णक, ठीक है। अब आपको पूछे कर्तनक काम क्या करता है, ठीक है। तो कर्तनक देखो, क का मतलब कुतरना, काटना। तो मतलब काटने और कुतरने का काम कौन करते हैं, काटने व कुतरने का काम, ठीक है। रगड़ना मतलब कहते हैं रगड़ना, रगड़ना मतलब रगड़ रगड़ काम करने का। रगड़ने का मतलब रगड़ना, कुतरने, काटने व रगड़ने का काम। मतलब साफ सुथरा, कुतरने व काटने का, इसका भी कुतरने का काम हो गया। अग्रचर्णक का काम क्या हुआ, ठीक है। अग्रचर्णक का काम क्या हुआ, तो अग्रचर्णक क्या करते हैं, अग्रचर्णक और चर्णक दोनों का काम है चबाना। वो कहते हैं लास्ट में आऊँ आऊँ आप खाते रहते हो, आऊँ आऊँ करते रहते हो। तो अग्रचर्णक और चर्णक का एक ही काम है दोनों का, भोजन से दांतों को चबाना। आऊँ आऊँ आप चबाते रहते हैं तो भोजन का चबाना, चबाने का काम ये दोनों करते हैं, चबाना। जैसे आपको सिलेबस में है नहीं, मैंने आपको दांत के बारे में डिटेल बताया है। दांत होते कितने प्रकार के, तो 4 प्रकार के, कर्तनक, रदनक, अग्रचर्णक और चर्णक, ठीक है। कर्तनक काटने व कुतरने का, रदनक रगड़ के भोजन को चीरना फाड़ना। तो चीरने फाड़ने का काम भी ये करते हैं। कौन से, रदनक के वाले चीरने और फाड़ने का काम, ये भी लिख सकते हो, चीरने व फाड़ने का काम, चीरने व फाड़ने का काम। चीर फाड़ करने का काम कौन करता है, रदनक। अगर चर्णक और चर्णक क्या करते हैं, तो अगर चर्णक और चर्णक करते हैं चबाना। कहाँ करते हैं, भोजन को चबाते रहते हैं। आओ पिछड़ा डांट नहीं होती, वो चबाते रहते हैं। टोटल दांतों की संख्या कितनी होती है, वैसे मैं बताता हूं तो दांत भी 2 प्रकार के होते हैं और जीवन काल में 2 बार दांत आते हैं। कितनी बार दांत आते हैं, 2 बार दांत आते हैं, जिसको बोलते हैं द्विबारदंती, ठीक है। जीवन काल में दांत 2 बार आते हैं, इसलिए इसको द्विबारदंती बोलते हैं। और दांतों के प्रकार भी 2 होते हैं, 2 प्रकार के दांत होते हैं, स्थायी दांत और अस्थायी दांत, ठीक है। स्थायी दांत और अस्थायी दांत, देखो, ठीक है। दांत में कितने प्रकार के मेजरली, ऐसा तो संरचना के आधार पर देखें तो ऐसे 2 प्रकार के कौन से, एक होते हैं स्थायी दांत और एक होते हैं अस्थायी दांत, ठीक है। स्थायी दांत कितने होते हैं, तो स्थायी दांत होते हैं हमेशा फिक्स है 32 और अस्थायी दांत कितने थे, 20, जिसको दूध के दांत भी बोलते हैं। कौन से दांत बोलते हैं, दूध के दांत, जो बच्चों में होते जाता है। स्थायी दांत जो 32 जो हमारे यहाँ पर वयस्कों में होते हैं, ठीक है।
अब स्थायी दांत और अस्थायी दांत, दूध के दांत जिसको बच्चे को 20 होते हैं, जबकि अस्थायी दांत जिसको 32 दांत बोलते हैं। और इसको ज्ञात करने का दंत सूत्र भी आप ले सकते हो, दंत सूत्र 21-23 बट्टा 21-23 इंटू 2 इजिकल टू 32। यानी कहने का मतलब क्या है कि मतलब प्रत्येक जबड़े के अंदर 2 और 2 4 और 2 8, मतलब कि ये 2 फिर इधर ये 2 और 2 टोटल 8। तो 8 क्या हो गए, एक और ये कितने हो गए 2 और 2 कितने 4, 2 इधर तो 2 इधर 4 हो गए टोटल, 4 और 2 और 2 4 8, तो ये भी होगा 8। तो इधर भी 4 इधर भी 4, तो नीचे 4 ऊपर भी 4, तो 8 ये हो गए। तो 8 और 8 16 और 2 कितने हो गए, 16 और 4 कितने हो गए 20, और कितने हो गए ये कितने 4 और ये कितने हो गए, तो टोटल कितने हो गए 32। देखो 3 6 12 20 और 12 कितने हो गए 32। तो देखो है कि नहीं पूरा बराबर। तो पीछे वाला देख लो आप, पीछे लास्ट में देखना 6 इधर है, 3 इधर 6, 3 इधर 6 और 6 कितने हो गए 12, तो 12 और 20 टोटल कितने हो गए 32 दांत। तो करेक्ट सही है कि नहीं सूत्र, दंत सूत्र। तो 21-23 बटा 21-23 इंटू 2 इसको बोलते हैं 32 दांत है। तो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 कितने हो गए 8 टोटल। देखो ये 4 आगे वाले, ये 4 ये वाले, 8 दांत ये हो गए। जस्ट इसके आगे देखो एक ऐसे लग रहे हैं जैसे शेर की तरह, ऐसे ऐसे करदनक वाले काटने और चीरने फाड़ने का काम जो वगैरह शेर वगैरह जो वो कहते हैं ना मांसाहारी जंतु, इनके अंदर ये बड़ा तेजी के साथ यूँ भयंकर जैसे दिखते हैं। यूँ शेर में डालते हैं जब उनको देखते हैं ना, तो उसको बोलते हैं करदनक। रद्दनक क्या करता है, चीरने और फाड़ने का काम, बीच में से चीरने का काम करता है ना, वो जैसे तिक्के वाले दांत वो होते हैं 4, 2 ऊपर 2 नीचे, टोटल कितने हैं 4। इसलिए एक का मतलब है कि प्रत्येक जबड़े के अंदर, इसके अंदर एक है, एक इसके अंदर है, 1 और 1 कितने हो गए 2, 2 और 2 कितने हो गए 4, तो 4, तो 8 और 4 कितने हो गए 12 और ये कितने 2 और 2 8 और 12 कितने हो गए 20 और 3 और 3 6 दूनी 12 और 20 कितने हो गए 32। तो टोटल दांत कितने हो गए 32। ये अस्थायी दांत 20 होता है जिसको दूध के दांत बोलते हैं, स्थायी दांत जिसको 32 दांत होता है टोटल, वो अपने ही काम के। ठीक है, दांतों का काम मैंने बता दिया, दांतों के प्रकार बता दिए। 4 प्रकार के दांत होते हैं, कर्तनक, रद्दनक, अग्रचरणक और चरणक। ठीक है, चारों के मैंने प्रकार बता दिए। ठीक है, काम बता दिए मैंने आपको, कितने वो बता सकता हूँ 1 से 6 महीने में, 12 से 13 वर्ष में, वो आपको याद नहीं करना, लंबा छोड़ा इतना छोड़ा अपने सिलेबस में नहीं है, अपन को इतना याद रखना है। ठीक है, अगला कौन है, तो अगली अपने पास आ जाती है जीभ, टंग्स, जिसको आप बोलते हो जीभ। आपको जीभ ज़्यादा डिटेल में है नहीं, जीभ का एक ही काम याद रखना है, भोजन को लार के साथ मिलन। बस जीभ का आपको एक ही चीज़ याद रखनी है, वो है जीभ का एक ही कार्य रखना है, जीभ का कार्य। ठीक है, वैसे तो जीभ का कार्य और भी, जीभ का कार्य स्वाद को पहचानना भी है, ये भी कार्य, स्वाद को पहचानना, स्वाद का पहचान करना, पहचानना, ये भी काम है। और भोजन को लार के साथ मिलाना, भोजन को लार के साथ मिलाना, ये भी काम किसका है, जीभ का। मैंने बता दिया आपको। स्वाद को पहचाना, जैसे आपने खट्टा मीठा खाते हो नहीं खाते हो, तो वो सब चीज़ें कौन पहचानती है, जीभ। कि आपने क्या खाया क्या नहीं खाया, चरका खाया का मीठा खाया का खारा खाया, वो सब कौन पहचान पा देती है, जीभ। और लार के साथ आप देखते हो सारा दिन इसके अंदर लार बनती रहती है और भोजन उसके साथ मिलता रहता है। तो भोजन को अंदर मिलाने का काम कौन करती है, तो लार के साथ मिलाने का काम कौन करती है, तो जीभ करती रहती है। तो जीभ का काम मिलाने के साथ साथ और क्या है, स्वाद का पहचानने के साथ साथ जीभ का काम क्या है, भोजन को लार के साथ मिलाने का काम। ठीक है, आगे देखो, ये तो मैंने आपको 2 कार्य बताए जीभ के। अब देखो नेक्स्ट देखो मुख। उसके बाद अपन जैसे मुख हुआ के मैंने आपको बता दिया जीभ, और बाद मुख हुआ काम और भी तालु है आगे जाते हुए। फिर ग्रसनी आ जाती है, तो ग्रसनी में ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है आपको। ग्रसनी के अंदर भोजन नॉर्मली रहता है, वहाँ से वो क्या करती है, ग्रास नली से भोजन को अमाशय तक पहुँचाने का काम किसका करती है, ग्रसनी करती है। फिर ग्रास नली, वैसे ग्रसनी 3 प्रकार होती है, नासा ग्रसनी, कंठ ग्रसनी और मुख ग्रसनी, जो आपको नहीं पढ़नी है, इतने लंबे चौड़े आपके है नहीं। ग्रसनी भी वापस 3 प्रकार की होती है, जो भोजन को अमाशय तक पहुँचाने का काम करती है। ग्रास नली से अमाशय तक पहुँचाने का काम कौन करती है, ग्रसनी। उसके बाद हमारा अगला अंक आ जाता है अमाशय। कौन आ जाता है, अमाशय। अमाशय के अंदर अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे। दूसरी चीज़ आपको मैं बता भी दूं कि जो हमारे मुख गुहा है, मुख गुहा के अंदर भोजन को बोलते हैं बोलस। क्या बोलते हैं, बोलस। जो मुख गुहा के अंदर भोजन है उसको बोलस बोलते हैं। उसके बाद अपन पाचन की पूरी प्रक्रिया बताऊंगा, तब उसमें बताऊंगा। अभी मैं सिर्फ अंग अंग के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है, छोटे छोटे अंग के बारे में बता रहा हूँ। जब मैं भोजन की पाचन की पूरी प्रक्रिया बताऊंगा तब उसमें बताऊंगा कैसे भोजन को बोलस कहते हैं, कायम कहते हैं, काइल कहते हैं, ठीक है। तो अमाशय का काम क्या है, तो अमाशय का काम है भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान करना। क्या काम करना, अम्लीय माध्यम। और उसको अम्लीय माध्यम प्रदान कौन करता है, तो
एचसीएल अम्ल करता है। कौन सा अम्ल करता है? एचसीएल अम्ल। और एचसीएल अम्ल को बनाती है ऑक्सीटिक कोशिकाएं। कौन सी कोशिकाएं बनाती है? ऑक्सीटिक की कोशिकाएं बनाती है जो एचसीएल अम्ल को, और वो चाहे भोजन के साथ मिल जाता है और भोजन लार के रूप में होते हैं। और यहाँ पर जो भोजन होता है उसको बोलते हैं काइम। यहाँ 3 से 4 घंटे भोजन पड़ा रहता है, जहाँ भोजन का पाचन धीरे धीरे होता रहता है। 3 से 4 घंटे भोजन का पाचन होता रहता है, और यहाँ से जब भोजन बनता है उस भोजन को बोलते हैं काइम। और यहाँ से जब भोजन, अमाशय से भोजन, यहाँ पर आपको आसपास हम देखा होगा तो यकृत ग्रंथियाँ वगैरह, यकृत के बारे में बताऊंगा, दार ग्रंथि और अग्नाशय ग्रंथि के बारे में बताऊंगा। अमाशय से फिर भोजन चला जाता है छोटी आंत में। छोटी आंत के 3 भाग, ग्रहणी, अगर सूत्रांत और सूत्रांत। ठीक है, ग्रहणी में भोजन का सर्वाधिक पाचन और अवशोषण होता है। फिर भोजन अगर सूत्रांत में जाता है, अगर सूत्रांत से फिर सूत्रांत में चला जाता है, और सूत्रांत से होता हुआ भोजन फिर बड़ी आंत में, बड़ी आंत में अंधनाल, ठीक है, अंधनाल, फिर मलाशय और फिर रेक्टम, जिसको बोलते हैं आपके गुदा, जिस, ठीक है, मलाशय भोजन, वहाँ से क्या किया मैंने बताया आपको कि भोजन कहाँ चला गया? बड़ी आंत में सबसे पहले कौन सा भाग? तो आपको अंधनाल, अंधनाल से भोजन कहाँ चला जाएगा? फिर आ जाएगा आपके मलाशय के अंदर, और मल के अंदर जो भी खराब पदार्थ होगा वो गुदा द्वार द्वारा बाहर चला जाता है। ये तो मैंने आपको अंग के बारे में बताया। इसके अलावा मैंने आपको साइड में 3 ग्रंथियाँ भी लिखवाई, लार ग्रंथि, यकृत ग्रंथि और अग्नाशय ग्रंथि। ये भी भोजन में बहुत सारा काम करती है। ठीक है, लार ग्रंथि भी 3 प्रकार की होती है। ठीक है, वो भी भोजन को लार के साथ मिलाने का काम भी करेगी। ठीक है, पाचन करने का भी काम करेगी, जिसमें मैं आपको बताऊंगा लाइपेज एंजाइम वगैरह, जो जाइमेज एंजाइम, जिसके बाद सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का पाचन वगैरह का काम भी ये करती है। ठीक है, इसके बारे में अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर पूरा फुल डिस्कशन। ओके दोस्तों, थैंक यू।